हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। कौन सा प्लैनेट ज्यादा रूल करेगा 2025 को? ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर। यहीं से शुरू होती है ज्योतिष की शुरुआत। शादी नहीं हुई, वो सोच रहा है हमारा नंबर कब आएगा। 12 साल से नहीं हुई, अब ये 12 साल के बाद वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 24 वाले जब 36 के हो चुके हैं अब उनकी शादी होगी। एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन साइंस और उसको आप बिजनेस बना रहे हैं। नेवर लीव योर कोर फॉर मोर। आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जो कि ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और साथ में एक बेहतरीन पोइट भी हैं, जिनका शो लॉन्ग रनिंग शो होने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर संदीप कोचर का। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस मैं एकदम ठीक हूँ। तो संदीप जी, आपका जैसा कि फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं रहा है, राइट? सो आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ एंड ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाता है? बिकॉज यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट द थिंग्स। किसी को देख के आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, तो ये आपको कितना हेल्पफुल होता है? तो मुझे ये आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे रहा। बिल्कुल, देखिए हमारे खानदान में कोई भी नहीं है एंड बट मुझे लगता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। अभी मैं ये हॉरोस्कोप किसी को दिखाऊंगी, बताइए ये हॉरोस्कोप किसका है, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहेगा एक एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप। तो एस्ट्रोलॉजर का भी एक हॉरोस्कोप होता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी उसको आनी चाहिए और कैसे वो पोर्ट्रे करता है वो उसकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, कॉन्शियस कैसा है, थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के इंट्यूशन एक्टिवेट करना है तो मेडिटेशन आपका जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन साइंस और उसको आप बिजनेस बना रहे हैं। अब वो बिजनेस में डिविनिटी कभी कभी पोल्स अपार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप क्लियर कॉन्शियस के साथ करते हैं तो यू विल गेट सक्सेस। आपकी प्रेडिक्शन राइट होगी, लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आपको लोग फॉलो करेंगे एंड दैट इज हाउ यू ग्रो। तो जो आपका सवाल है कि हाउ इट हैज हेल्प मी, तो इट हैज हेल्प मी टू इवॉल्व माई सेल्फ। सबसे पहले इसे मदद की मेरे खुद को बदलने में, क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनालिटी होता है, उसके पास कुछ वीकनेसेस होते हैं, कुछ उसका स्ट्रेंथ होता है, पोटेंशियल का पता नहीं होता। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर योर एरियाज जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। ये वो एरियाज हैं जिसमें कुछ आपको बदलाव लाना चाहिए और आपको सही वक्त का कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। तो डेफिनेटली उससे मेरी मदद करी और दूसरों को जानने में भी बहुत मदद करी। जैसे अब ये नहीं है कि मैं जज करने बैठ जाता हूँ, जैसे मैं फेस रीड करता हूँ या आप बात कर रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपका हाथ भी देख लूँ बिना आपके पता चले, तो बैक ऑफ द माइंड में तो आ जाता है कि आप कौन। लेकिन उसको मैं जज करके आपसे मतलब आपको मैं वैसे जज नहीं करूंगा, बट आई विल अंडरस्टैंड हु यू आर। तो दैट विल हेल्प मी कि मैं आपसे कैसे डील करूं। यू नो आपको मैं कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्टली आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और आपको बुरा लगेगा तो मैं उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करके आपसे उस तरह से बात करूंगा। आप बहुत सेंसिटिव हैं तो मैं कोई भी सेंसिटिव बात उतने एकदम डायरेक्ट अप्रोच से नहीं करके आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दैट वे इट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। स्पेशली घर में नॉर्मली हम बच्चों को बड़ा करते हैं अपने हिसाब से। 15 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि यार ये तो हमारा बच्चा तो रेबेलियस हो गया। तो इसलिए हो गया कि वो उसके अंदर लीडरशिप स्किल थी, आपने उसको मार पीट के बड़ा कर लिया। तो अगर आपको ये बात एस्ट्रोलॉजर पहले से बताया था कि जो आपका बच्चा अभी भी पैदा हुआ है इसको आप दबाइए मत, इसको इसके दोस्त बनिए, इसको रियलाइज कराइए। ना आई डू चाइल्ड काउंसलिंग, तो मैं उनको रियलाइज कराता हूँ। पहले मैं कहता था यार 12-14 साल का होगा तो कराएगा, अभी क्या जरूरत है बच्चों की। अब मैं कहता हूँ नहीं भैया 12 महीने का करा लो, क्योंकि 3 साल का बच्चा 13 का हो गया और 13 वाला ऑलरेडी 26 का हो चुका है। मतलब माइंडसेट से जो उनके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई ऑलरेडी, इम्बाइब्ड है, सिम लगे हुए हैं सबके अंदर, तो दे हैव इवॉल्व्ड। तो बच्चे आज की डेट में नई जनरेशन के। तो अगर बच्चा मान लीजिए बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है और आपने उसको भी डांटा पीटा पारा बड़ा कर लिया, वो बेचारा इंट्रोवर्ट बड़ा होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ब्रिंगिंग आपने इस तरह से किया। तो नोइंग ए पर्सन बिफोर हैंड, रेजिंग देम अकॉर्डिंगली एंड देन वाइफ और हस्बैंड। तो अगर एस्ट्रोलॉजर आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाइए तो आपको पता है कि मेरा ये हस्बैंड ऐसा है, चलो आई नीड टू बिहेव इन दिस पर्टिकुलर फैशन और वे। लोग 20 साल बाद ही कहते हैं मैं आज तक तुम्हें नहीं पहचान पाया या पहचान पाई, 20 साल। तो दैट इज हाउ इट इज। एस्ट्रोलॉजर जो स्ट्रेंजर है वो आपको रियलाइज कराता है, तो खुद के लिए भी उसको पता है और आपको भी अवेयर करा रहा है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती। और रही बात जर्नी की, तो अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं।
तो आई ऑलवेज ट्राई टू गो विद द फ्लो। एंड जो मैंने जिंदगी की शुरुआत BWM से की थी, BWM मतलब बाइसिकल विदाउट मशीन साइकिल पे, और स्कूल जाया करते थे, तो छोटा सा शहर यूपी में, तो वहां से लेके BMW तक का सफर। तो आई थिंक ये तभी संभव होता है एक ही जिंदगी में जब आपका अंदर का कॉन्शियस क्लियर है। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ किसी भी हालात में, चाहे वो मेरी जिंदगी में भी तकलीफें आती हैं, मेरा भी जन्म कुंडली है, मेरे भी गुड और बैड आते हैं, लेकिन जब आप उसको एक बिलीफ के साथ ऊपर वाले की कि किसी ने कहा तुम जिक्र करोगे वो फिक्र करेगा, तो यू हैव टू डेलीगेट थिंग्स। मोस्टली हम क्या करते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं या टाइम को ब्लेम करते हैं या किसी को भी ब्लेम करते हैं। इट इज नॉट दैट, इट इज अबाउट योर टाइमलाइन। तो ये मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया, मेरी फिलॉसफी को एक अलग लेवल पे पहुंचाया। आई बिकेम ए डिफरेंट पर्सन, मोर हैप्पी, मोर कंटेंट, एंड आई थिंक आई फील आई एम ब्लेस्ड। आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ से आप कहते हैं ना कि यहाँ से मेरी ये जर्नी की स्टार्ट हुई, एस्ट्रोलॉजी में आप एंटर किए, मतलब वो वाला एक थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये देखिए और अनप्रोफेशनल हो जाएगी कहानी। आई वॉज ए क्रिकेटर एक्चुअली, आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया। बचपन से मेरा एक ही सपना था। मैंने अंडर 16, अंडर 19 यूपी स्टेट खेला, अंडर 22 कर्नाटका स्टेट पहले सीजन में खेल लिया। कर्नाटका जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन थे, और एक जमाने में 7 प्लेयर इंडिया की टीम के 7 प्लेयर कर्नाटका के थे। तब गुंडप्पा विश्वनाथ चेयरमैन थे, एंड उस दौरान मैं बेंगलोर में था, एंड हम लोग राहुल द्रविड़, हम लोग एक ही क्लब में थे, BUCC बेंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। KK तारोपुर हमारे कोच थे, और वहाँ पे मैंने अपनी लेग स्पिन, मुझे तो आती थी, बहुत टर्न होता था, गूगली नहीं आती थी। तो एक बार हमारे कोच ने हमें कहा था, KK तारोपुर सर ने, संदीप, लेग स्पिनर विदाउट ए गूगली इज मैन विद वन हैंड। और ये बात अभी तक मुझे वर्ड टू वर्ड याद है, दिल में इतनी चुभ गई। उस दिन से मैंने गूगली पे काम करना शुरू किया, और मेरी गूगली ऐसी हो गई कि राहुल द्रविड़ भी जब बैटिंग करते थे नेट्स पे, तो पैड पहले आगे कर देते थे, क्योंकि पता नहीं था कि ये बॉल अंदर आएगी कि बाहर जाएगी। तो आई बिकेम सो, एंड इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा नहीं कि कोई शेख चिल्ली के सपने थे कि कोई भी किसी को मुझे इंडिया खेलना। उस जमाने में IPL नहीं था, खाली रणजी ट्रॉफी हुआ करती थी। बट आई वॉज क्वाइट क्लोज। किरमानी तक ने बोला था कि नोबडी कैन स्टॉप यू। आई वॉज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड इन माई क्रिकेट, बट सडनली वन डे माई फादर पास्ड अवे। तो वो एक बहुत बड़ा एक मोड़ आ गया, और पूरा जिंदगी में U-टर्न आ गया, क्योंकि बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मुझे इंडिया खेलना है। तो वो जब ऐसा मोड़ आया तो इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ, व्हाई मी, आई नीड टू कम बैक। मेरे छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ते थे, और जिम्मेदारी आ गई। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, और वो भी प्रोफेशन। मतलब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद भी लोग मुझसे फीस पूछते थे, तो मुझे पसीना आ जाते थे, यार मैं इसके पैसे कैसे लूँ, यू नो, इट वाज लाइक दैट। बट जैसे कहते हैं डेस्टिनी, मुझे तो पता नहीं था कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। क्रिकेट, अगर क्रिकेटर बन जाता तो आज या तो रिटायर हो जाता या कमेंटर बन जाता, यू नो, बिकॉज आई वाज गुड इन दैट आल्सो। बट आई थिंक अब मैं वो जोन में हूँ जहाँ पे क्रिकेटर्स मुझसे एडवाइस लेते हैं। पहले ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच थे, वो मेरे क्लाइंट थे। फिर राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के कोच बने, तो हमारी बातें होती थी। अब गौतम गंभीर हैं, तो उससे मेरी बात होती है। तो 3 इंडिया के कोच अगर मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ, तो आई थिंक मैंने इंडिया खेल लिया। राइट, ग्रेट। सो कोई ऐसा आप कोई चार्ट आप डिस्कस करना चाहोगे क्रिकेटर में, किसी को आपने बताया हो, प्रेडिक्ट किया हो कि ये चीज होने वाली है गेम में, और वो चीज हुआ? आम इंसान, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जिंदगी भी क्रिकेट की तरह है। आस्किंग रन रेट इज ऑलवेज मोर देन द करंट रन रेट। तो हम लोग वही करते रहते हैं, हम रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि भैया, रन हमेशा 4 और 6 मारने से नहीं मिलते हैं, दौड़ के रन बनाने पड़ते हैं। दैट इज व्हाट लाइफ इज। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जिंदगी की जो दौड़ है वो मैराथन की है, वो 100 मीटर नहीं है। तो इतनी तेज मत भागिए कि ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन। मतलब ये आपकी सिचुएशन है, और ये आप सोच रहे हैं यहाँ पे। सोचने में बुराई नहीं है, मैं भी ड्रीम में बिलीव करता हूँ, आई एम आल्सो अ ड्रीमर। लेकिन यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। तो एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं, उन्होंने एक पोएट्री लिखी थी, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक। वाह। तो हर इंसान उड़ना चाहता है, तो उड़ना इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। दौड़िए, लेकिन दौड़िए भी मतलब इन द राइट डायरेक्शन। किसी ने कहा था डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट देन स्पीड, कि आप किस गली जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। बाहर जाके देखिए, लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। इस पे मैंने लिखा था कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। आपको पता था हमेशा से कि आप इतने, आपकी कुंडली देख के कि आप इतने टैलेंटेड होगे, इतने मल्टी टैलेंटेड आई वुड से, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप पोएट हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप होस्ट रहे हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये आपको
पता चल गया था अभी जब तो आपने- मैंने आपको गाना गा के नहीं सुनाया, और दूसरा आई हैव डन वन हिंदी मूवी, आई हैव डन वन मराठी मूवी एज ए लीड, और मैंने 2 सीरियल भी किए थे। तो मैं किसी और पे जाऊं, मैं आपसे सबसे पहले पूछती हूँ, आपकी कुंडली में, और सच बताइएगा, आपके चार्ट में वो कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है जो आपको इतना मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो थॉट है हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। एक इंसान एक छोटे शहर में, हमारे शहर में तो अखबार भी छपता नहीं था, अब छोटा था वो बड़ा हो गया। आई एम फ्रॉम शाहजहानपुर, यूपी में है, बरेली और लखनऊ के बीच में। और वहाँ पे मैं सोचता था कि आई नीड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, कि भाई साइकिल पे बैठ के आप सोच रहे हैं कि एक देश का महान आदमी साइकिल चला रहा है। तो वो जो और ये मेरा बचपन से फेवरेट स्टेटमेंट है, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। बाद में मैनिफेस्टेशन की दुकान शुरू हुई कि मैनिफेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए। ये मेरा बचपन से थॉट है, यार अच्छा तो सोचो, कम से कम कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, एफर्ट करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सो आई बिलीव इन दैट। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से शहर से जब कोई इंसान आता है, वो हर चीज को डिस्कवर करना चाहता है। आपको लगता है यार एक्टर अमेजिंग, मतलब एक्टिंग, वो वहाँ पे तो खाली रामलीला देखते थे, वही एक्टिंग खाली आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप टीवी में आएंगे और मूवी में आएंगे, तो इट इज अचीवमेंट, फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम एंड वेयर व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने वो एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट थिंक कि आई फिट इन दैट। जबकि मेरी पहचान थी एज एस्ट्रोलॉजी, मेरी हेल्प भी करी। एक बार मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि, और उससे मेरी जिंदगी भी बदली एक्चुअली। राजकुमार संतोषी जी, लेजेंडरी डायरेक्टर, तो वो कहते थे कि देखिए, आप आते हैं, हम अगर मीटिंग में भी होते हैं तो आपसे मिलने बाहर आते हैं, ओनली बिकॉज यू आर एस्ट्रोलॉजर। बोले कि जब लोगों को पता चलेगा कि आप भैया एक्टिंग के लिए भी हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, तो फिर लोग आपका जो कोर है ये बिगड़ जाएगा, कि पीपल विल टेक यू एज ए एस्पायरिंग और स्ट्रगलिंग एक्टर दैट वे। तो उन्होंने मुझे एक थॉट बोला था, और ये बात मैं आज से आई थिंक 15 साल पहले की कर रहा हूँ, या उससे ज़्यादा हो गया होगा। उन्होंने कहा कि नेवर लीव योर कोर फॉर मोर। आप कोर को मजबूत रखिए, तो पीपल शुड नो यू एज ए एस्ट्रोलॉजर, ये आपका कोर है। उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए, गाने गा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बट ये मत हिलाइए। तो वो मुझे थॉट आया, एंड आई अंडरस्टूड कि यार मेरी जिंदगी में लेट हो गया। क्रिकेटर था, वो चैप्टर क्लोज हुआ, मैं इतने सालों के बाद अब ये यहाँ पे आ गया। और क्या है, मेरा जो जी न्यूज में शो था, इट वेंट ऑन फॉर 9 years, तो 2740 एपिसोड कर लिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया, लॉन्गेस्ट रनिंग शो हो गया। तो लगा कैमरे के सामने तो आई कैन डू एनीथिंग। तो वो गलतफहमी के शिकार, जो मैंने कहा गलतफहमी होनी चाहिए, माया को राहु रूल करता है, आई कैन डू एनीथिंग, बट आई रियलाइज्ड इट। फिर मैंने धीरे धीरे फिजल आउट हो गया, एंड आई फोकस मोर ऑन माई दिस, एंड आई एम नाउ हैप्पी। मतलब एक्टर मुझसे अगर पूछ लेते हैं अभी की अगली मूवी कब मिलेगी और क्या होने वाला है, तो ठीक है, मतलब दैट इज, बट मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस मोमेंट। लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करे, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करे। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत है जी, और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप मैनिफेस्ट करते हैं। करेक्ट। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को इफेक्ट करते हैं, 100%। तो ऑब्वियसली जो आपने ये सब चीजें की हैं, कोई तो प्लैनेट होगा जो स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आपने ये सारी चीजें मैनिफेस्ट की। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि किसी में आपने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किसी में कम। तो दैट आई वांट टू नो कि वो प्लैनेट्स कौन से हैं। आई हैव गॉट अ गुड जुपिटर। जुपिटर इंसान को समझदारी देता है, विजडम देता है, स्पिरिचुअल बनाता है। मेरा मून इज ऑल्सो ए गुड मून। क्या होता है कि मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। मून जो है मन को रूल करता है। अब इंसान डिप्रेस हो जाए कि मैं इंडिया नहीं खेल पाया, तो डिप्रेस हो गया, अब आपने कुछ नहीं करना जिंदगी में। मैं डिप्रेस नहीं हुआ, मुझे लगा एक्सेप्टेंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ऑप्टिमिज्म कौन देता है? मून देता है। तो आई गॉट ए गुड मून, जिससे अपने एक्सेप्टेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ा, और सपना आपने नहीं छोड़ा। जो सपना था इंडिया खेलने का, आज भी देखिए, मतलब ये मेरा जो जी में शो था, इट वाज व्यूड इन मोर देन 120 कंट्रीज। मैं जाता था, लोग एयरपोर्ट में पहचानते थे मुझे। इवन लंदन एयरपोर्ट में मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा हूँ, तो वहाँ पे मुझे लोगों ने पहचाना। दुबई में जाता था, मॉल से लेके हर लोग मेरे साथ फोटो खींचते थे। मैं वहाँ एयरवाई में शो करता था, दुबई में रेडियो करता था, जी का शो करता था। लंदन में मेरा जी टीवी में शो चलता था, वहाँ पे वो अलग शो था, मेल के बेस के ऊपर था। तो मतलब आई गॉट फेम। और वो टाइम में डिजिटल मीडिया नहीं था, नहीं तो अपने भी मिलियन में फॉलोअर होते, बट उसका भी कोई वो नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं जो भी मुझे मिला उसको मैंने एक्सेप्ट किया, जो नहीं मिला मैं उसको भूल गया। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी आदत है। जब कभी कभी एम्बैरेसिंग होती है कि आई डोंट रिमेम्बर थिंग्स, मैं भूल जाता हूँ। तो अजनबी वो शहर में रस्ते भूल जाता हूँ, मोहब्बत याद रहती है, चेहरे भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह। So I try to forget things which I feel is not important. Okay, great. So अगर इसी को मैं कनेक्ट करते हुए आपसे 2-3 फील्ड्स की बात करूं, आप मुझे बताना जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा लाइक
काम कर रहे हैं, अंबानीज हुए या जो भी है, टाटा हुए, उनके चार्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो होता है, अब मैं इतना तो समझ गई, कौन से प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से वो इतना फाइनेंशियली बिजनेस वाइज ग्रो करते हैं? देखिए, इसमें एक तो आपके जीन्स मींस व्हाट फैमिली यू आर बोर्न इन। अभी मैं अगर अभिषेक बच्चन की बात करता हूँ, अभिषेक बच्चन ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन इन दैट वे, बट जो सक्सेस उनको मिलना चाहिए था, जैसे लोग सुनील गावस्कर का जो बेटे हैं, रोहन गावस्कर, वो इंडिया खेले बट स्टिल मतलब नहीं सक्सेसफुल हुए। ऐसे तमाम बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पे सेकंड जनरेशन जो लग रहा था कि प्लेटर में उनको मिल गया, वो नहीं मिला, बट दे आर पीपल हु सेल्ड थ्रू बिकॉज ऑफ दैट। अब बच्चन साहब ने भी, उनके फादर महान कवि रहे, उनकी मदर भी काफी इन्फ्लुएंशियल थी, तो उनको उनका जो भी था, और जीन्स मैं कहूँगा, एनर्जीज की बात करूँगा, तो वो आपको हेल्प करता है। अंबानीज की आप बात कर रहे हैं, उनके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, धीरू भाई अंबानी जी ने, और उसके बाद बेटों ने उसको आगे बढ़ाया, अब थर्ड जनरेशन है उसको आगे लेकर जा रही है। तो दैट इज हाउ यू कांट चूज योर फैमिली। जब आप पैदा हो रहे थे आपको थोड़ी पता था कि आपके नाम के आगे बच्चन लगेगा, गांधी बनेगा, अंबानी लगेगा, या आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये प्रारब्ध है, यहीं से शुरू होती है ज्योतिष की शुरुआत। प्रारब्ध संस्कृत का वर्ड है, उसका मीनिंग है डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। तो पिछले जन्म के कर्मों का फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। अब कई लोग हैं, वो बेचारे एक छोटे से शहर में गाँव में पैदा हुए, कहीं कोई कुछ नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, पूरा जो जीवन है वो खेतों में निकल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने लोग हैं वो वहाँ पे पैदा हुए लेकिन दे ग्रू अप। तो वो एक तो जीन्स का असर है, दूसरा उस इंसान की एनर्जी। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कहा जाता है कि वो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे, अब हम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं, अब एक स्टेशन आया, आपने कहा मुझे चाय पीनी है, और मैंने आवाज लगाई, छोटू एक कप चाय लेकर आ। अब वो छोटू भागता हुआ चाय लेकर आ रहा है, क्या आपके कभी वो ख्यालों में आएगा कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो ये कैसे हुआ? तो कुछ चीजें मैंने इस पे कुछ लिखा था, पूरा मुझे याद नहीं है, कि इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है। तो कुछ तो डिवाइन एनर्जी है जो चीजों को कंट्रोल करती है। यहाँ पे नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, जैसे मैं राहुल गांधी की बात करूँ, सारे बॉक्सेस टिके। जब वो पैदा हुए थे तो अगर हमें बुलाया जाता तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री पैदा हुआ है देश का, 3 प्रधानमंत्री ऑलरेडी उनके घर में थे, तो मतलब 10 जनपद में पैदा होने के बाद भी अभी तक नंबर नहीं आया, इज 54 years old। तो व्हाट इट इज, तो दैट मींस समथिंग। तो टाइम होता है, ठीक है, जिस दिन उनका अच्छा टाइम आएगा, थोड़ा सा भी राजयोग आ गया, ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारे बॉक्सेस टिके। लेकिन वो इंसान जो रेलवे के प्लेटफॉर्म से विद जीरो बैकग्राउंड और वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी की, 3 बार आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, जहाँ पे ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जहाँ पे नंबर ही नहीं लगता, आपको कोई टिकट भी दे दे, और मतलब दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एनीथिंग। तो जो किसी ने मुझे बोला था अभी कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार बनेंगे प्रधानमंत्री 3 बार, मैंने कहा देखिए, देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड दिस। ठीक है, उनका टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, उनकी दशा सेम थोड़ी चल रही है। जब पहली बार सीएम बने और तीसरी बार सीएम बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री नंबर आ गया, दशाएं तो कितनी बदल चुकी हैं। तो अगर देखा जाए तो इट इज नॉट ए ग्रेट दशा इज रनिंग राइट नाउ। उनकी मंगल की दशा है, मंगल नवांश में नीच का है, इट इज नॉट ए ग्रेट टाइम फॉर नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अभी जैसे राहुल गांधी की दशा चेंज हुई, प्रियंका गांधी की भी चेंज हो गई, राहुल गांधी का राहु की दशा शुरू हुई 18 साल की इसी साल लोकसभा इलेक्शन से पहले, और प्रियंका गांधी की सूर्य की दशा शुरू हो गई। दोनों की कुंडली मैंने देखी थी, जय दिखाई थी। तो ये दोनों का वक्त बदला, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, और प्रियंका गांधी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, और अब उनको बोलने का मौका मिला। तो उधर नरेंद्र मोदी जी का टाइम थोड़ा सा नेगेटिव में गया, इनका थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव आया, एंड दे बिकम वोकल कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। 10 साल में जो उनका से नहीं था, अभी उनका से बढ़ता गया। तो हर चीज जो है वक्त के साथ चलती है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें एनर्जीज पे काम करती हैं। तो ही हैज मेड ए कल्ट ऑफ हिमसेल्फ, तो ये थोड़ा सा ही हैज गॉन बियॉन्ड इट। तो देखिए, कोई भी इंसान परमानेंट तो कुछ होता नहीं जिंदगी में, ये तो गीता में लिखा हुआ है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। और मोदी जी का क्या है? मोदी जी देखिए, 15 साल आप देश के राजा रहे, उसके बाद एज आपको अफेक्ट करती है। फिर आपको लगता है कि मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, फिर किसी और की पोइट्री थी, तो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। तो वो फिर धीरे धीरे मन में भी आता है कि यू फील कंटेंट, यू फील यू हैव गिवन मोर देन व्हाट यू हैव एवर थॉट ऑफ टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी, टू द कंट्री। तो धीरे धीरे आपको लगता है कि लेट somebody should take over. So maybe that kind of thought might come to him. So coming back to your question, it is all about energies. It is all about आपके planet. देखिए, राहु जो राजनीति की अगर हम बात करें, आपने कहा कि मैं कैसे एस्ट्रोलॉजर बना, मेरा जुपिटर है। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, लर्निंग एंड बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, प्रोवाइडेड आपका कॉन्शियस क्लियर हो। वो भी गुरु से ही होता है। और पॉलिटिशियन कौन बनता है? जिसका राहु स्ट्रॉन्ग है। राहु इज डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड मैनिपुलेशन। धोखा, फरेब, डिसेप्शन सब राहु के अंडर में। लेकिन वो आपको आना चाहिए, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि सच बोलना बहुत जरूरी है मेरे भाई,
लेकिन चुप रहना उससे ज्यादा जरूरी है। यू नीड टू नो व्हाट नॉट टू से एंड हाउ टू से। तो ये राहु है, आपने एक बार एक वर्ड भी बोल दिया, एक टोन भी आपने टोन पे डिवोर्स हो रहे। जैसे मैंने कहा था कि आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सलमान खान हॉरोस्कोप, कि वो सलमान खान का हॉरोस्कोप नहीं था। व्हेन आई सॉ शाहरुख खान का हॉरोस्कोप, हम लोग मिले थे एयरपोर्ट पे, तो बोला ये टाइम ऑफ बर्थ तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा बट दिस इज योर हॉरोस्कोप, दिस इज वो उसकी वो कुंडली, उनका जो शक्ल और उनकी जो एनर्जी है वो सब उससे मैच करती है। जैसे सलमान खान का हॉरोस्कोप मैंने चेंज किया तो फादर नहीं मान रहे थे, बट आई नो कि ये करेक्ट नहीं, यू नो, तो दैट इज हाउ इफ यू सी अ हॉरोस्कोप, वो हॉरोस्कोप उससे मैच करना चाहिए। एंड हाउ अबाउट लाइक दिस, जैसे आपने भी शाहरुख खान का नाम लिया, सलमान जी, या जो भी लोग इधर सेलिब्रिटीज एज अ बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, भले ही अभी अगर हम सच में देखें तो शाहरुख खान की भी रिसेंटली जो भी फिल्म्स आ रही है, दे आर नॉट दैट मच गुड। आई मीन वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, जिस हिसाब से उनका नाम है, बट ही इज स्टिल पॉपुलर। तो अगर हम सेलिब्रिटीज में बात करें कि उनको कौन सा प्लैनेट उनको ये नेम, फेम, लग्जरी देता है, वो प्रोमिनेंट प्लैनेट्स कौन से होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान का 10th हाउस, एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस इज हाउस ऑफ नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर। 5th हाउस जो एक पिलर है, वो आपके रिकॉग्निशन को रूल करता है, वो कितना प्रॉब्लम में कितना स्ट्रांग है, तो कि आप यू नो वो उसे सीट देता है कि वेयर यू आर यू नो प्लेस्ड। फिर आपका लगन, आपकी एनर्जी, लगन इन द सेंस एसेंडेंट, और उसके बाद लगन भी कि भाई आपका कितने जुझारू हैं आप, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, कितने एम्बिशियस हैं आप। फिर 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी करेज को डिफाइन करता है, यू नो कि आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिसका तीसरे घर में राहु होता है उसको तो बचपन से गलत फहमी होती है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो दे बिलीव इन इनिशिएटिव। और जैसे बच्चन साहब कहते हैं, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, तो दे फॉर देम इट इज अ फेवरेट पोएट्री। फिर 10th हाउस में राहु अगर आ जाए तो वो इंसान के पास वो सपने होते हैं जो उसका फेवरेट स्टेटमेंट होता है कि आई वांट टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, so they are super ambitious, so that is how you know आपका वो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मून, जो मैंने बार बार कहा, मून इज समथिंग व्हिच कैन गिव यू सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, कई बार है लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इवन इफ दे रीच सम लेवल, कुछ भी उनको मिला फिर भी बोले मजा ही नहीं आ रहा है, मैं शाहरुख खान नहीं बना, यू नो। अब शाहरुख खान से पूछ लीजिए वो कितना खुश है। तो इट इज अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड। तो व्हेन यू विल कीप ऑन मूविंग, यू नो, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कंटेंट विद व्हाट यू हैव, लुकिंग फॉर मोर, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जो लोग मोस्टली लोग नहीं बना पाते। तो जहां से आए, कहां से चले, कहां तक पहुंचे वो भूल गए, और कहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उसका गिले और शिकवा उनके मन में है। तो ये उनको चेंज करना चाहिए। अगर आप उस एक्सेप्टेंस के साथ ये जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे और आगे की जिंदगी ऐसी होने वाली है, तो वो आपको हेल्प यू टू कीप मूविंग एंड फर्दर इन लाइफ। और अगर आप गिले शिकवे और फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन आपने जिंदगी का पार्ट बना लिया, तो फिर नो मैटर व्हाट यू अचीव, यू विल नेवर बी हैप्पी। कहते हैं कि किसी भी चीज का शुरुआत जो होती है वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारा जन्म भी होता है, उस टाइम पे जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपना जो 2025 नया साल है, ठीक है, उसके पहले दिन की फर्स्ट डे का जो भी प्लैनेटरी सिचुएशन बन रही है, उसके हिसाब से अगर मतलब आप बताओ मेरे को कि कैसे पूरा साल कैसा जाने वाला है, मेजर इवेंट्स क्या होंगे, कौन सा प्लैनेट ज्यादा रूल करेगा 2025 को? मैं तो कहूंगा कि 9 के 9 प्लैनेट हैं, जिसमें मेजर जो प्लैनेट है वो गुरु का प्लेसमेंट है, वो चेंज होगा 15 अप्रैल को। तो आप देखिएगा, अब ये भी जब मैं हर साइन की प्रेडिक्शन करूंगा तो 15 अप्रैल की डेट में बार बार बताऊंगा, हर राशि के हिसाब से अलग अलग घर में आके अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसके फल होंगे। ऐसी शनि का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु हर साल में एक बार चेंज होता है, शनि 2.5 साल में एक बार चेंज होता है, वो भी 30 मार्च को मेरा बर्थडे होता है, 30 मार्च को शनि चेंज हो रहा है, तो वो चेंज कर देगा, वो हर घर के हिसाब से हर राशि के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। ये 2 डेट बराबर आएंगी। तीसरा है राहु और केतु, जो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, वो भी 1.5 साल बाद अपनी राशि बदलते हैं, वो भी चेंज होने वाले हैं 30 मई को। 2 डेट्स होती हैं, एक ट्रू राहु की, क्योंकि अभी ट्रॉलिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं वो वहां नहीं वहां होगा, तो 2 डेट्स होती हैं उनकी, एक ट्रू राहु होता है और एक मीन राहु होता है। तो मैं एक के हिसाब से बता रहा हूँ, 30 मई को राहु और केतु का ट्रांजिशन जो है वो कुंभ राशि और मीन राशि के एक्सिस में चला जाएगा। अभी वो कन्या और मीन राशि के एक्सिस में है, तो जब वो मूव करेगा तो अलग अलग राशि के हिसाब से फल देगा। ये 3 डेट लगातार हर 12 राशि में जरूर मैं आपको बताऊंगा। 30 मार्च से और 30 मई तक ये जो प्लैनेट का जो जमावड़ा है, ये कुछ मेजर घटनाक्रम कराने की कोशिश करेगा। बहुत सारी इवेंट्स चेंज हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंट्री के कौन से हाउसेज में है और वो कहाँ पे है, उस पे तो अभी मैं नहीं बोलूंगा। बट कुछ वैसे भी देखिए, इट इज अ वोलेटाइल सिचुएशन। इकोनॉमिस्ट, फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजर, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 2025 जो है वो एक ग्लोबल रिसेशन इंडिकेट कर सकता है। आज अब आप देखिए, न्यूजीलैंड में रिसेशन डिक्लेयर हो चुका है, यूके 2 साल का रिसेशन ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, जापान की बैंड बजी है, जर्मनी नॉट डूइंग ग्रेट, कनाडा में अभी तो पावर शिफ्ट हो रहा है, और उधर यूएस अभी
ट्रम्प और उसके बाद उनकी नई नई पॉलिसीज और जो भी वो चेंजेस करने वाले हैं वो, और यूएस का ऑलरेडी इट इज़ ए डिफिकल्ट सिनेरियो इकोनॉमिकली ऑल्सो, तो इट इज़ नॉट ए ग्रेट सिनेरियो। वहाँ पे मिसाइलें चल रही हैं, कभी कभी 2 घंटे लग गए, कभी 5 जुड़ गए एक साथ, तो अभी इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो ऑल अराउंड। तो 2025 थोड़ा सा उथल पुथल वाला जरूर है। इसके लिए मैं सबको एक टोटालिटी में, जो आपने बोला कि वैसे तो राशि के अलावा खुद की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान का खुद का हॉरोस्कोप कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं स्टॉक मार्केट में डबल करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि 2025 में काफी वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन वो नहीं, मतलब जैसे ये अभी आपने बताया ना कि ये 4 प्लैनेट्स है जो मेजरली ट्रांजिट, मतलब ये वो राशि में कहाँ जा रहे हैं उसकी राशि अच्छा, में उस पे डिपेंड डिपेंड करता है, नॉट ऐसा ओवरऑल ऐसा नहीं ईयर कह के सकते। हिसाब से नहीं हो सकता। और जो फर्स्ट डे पे जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आपका पूरा इंसान साल का पर्टिकुलर राशि कौन सी है और फिर उसकी जन्म कुंडली कैसी है, उस पर अच्छा। डिपेंड करेगा कि उसका पूरा साल कैसे जाने वाला है। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और 20 साल से टेलीविजन कर रहा हूँ। हाँ। ये गाना मैं जरूर सुनाता हूँ, पता गा के नहीं सुना रहा हूँ। बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, हाँ। और नए साल में देखें चलो कैसे नए सपने। हाँ। तो नया साल नई उम्मीदें नए सपने लेकर आता है, और वहीं पे इंसान रिजोल्यूशन भी लेता है। मैं कहता हूँ कि रिजोल्यूशन को अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को, तो इट इज लाइक रीसोल्यूशन, तो सोल्यूशन टुवर्ड्स योर ओन जर्नी। तो वो हर इंसान को इनकलकेट करना चाहिए। नए साल में कुछ नई कस्में खानी चाहिए। देखिए बदलेगा कुछ नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, खाली कैलेंडर बदल रहा है, जब तक आपकी विल पावर ना हो 100%। स्ट्रांग। तो कैलेंडर बदलना एक बहाना है हाँ। कि भाई ये चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आइए। ये कैलेंडर भी बाहर का है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हमारे हमारा जो वैदिक कैलेंडर है या जो विक्रम संवत कैलेंडर है जो हम लोग 2081 चल रहा है, वो तो अभी न्यू ईयर नहीं है। क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी रहती है नया साल आया है तो कैसा क्या रहेगा। तो आप मुझे एक एक करके राशियों के बारे में बताओ। इसको थोड़ा सा ये बताइए कि ये आप चंद्र राशि के हिसाब से बिल्कुल बताओ। चंद्र राशि के हिसाब चंद्र से- राशि एंड असेंडेंट जिनका है, लाइक लग्न है वो नहीं, भी लगन है। नहीं, खाली राशि से जो अच्छा। भी गोचर होता है उसको राशि हाँ। से देखना चाहिए। ओके। और यहाँ पे चंद्र राशि जानना जरूरी है, व्हाट ठीक इज है। योर मून साइन, ठीक। क्योंकि ज्यादातर इंडियन जो है वो 90% लोगों को अपना सन साइन पता होता है, बिकॉज बहुत आसान है कि मैं ये बट क्या सन साइन सच में इफेक्टिव होता है या कहीं उसका है कोई प्रोसेस है, कोई जनरल रूल है? कैरेक्टरिस्टिक्स आप मैच करने लग जाते हैं कि मेरी Okay. हो तो मैं ऐसी हूँ और मैं वर्गोस हो तो वैसी हूँ। स्कॉर्पियो बहुत बदनाम है सन राशि में और यहाँ पे बेचारा वो सबसे सेंसिटिव है। तो आप एरीज, अगर मैं बोल रहा हूँ मून साइन को, तो मून साइन एरीज को सन साइन के एरीज से कंपेयर मत करिए, वो उसकी अलग क्वालिटी है। यू नो, मैं आपकी पल्स की रीडिंग और आपकी हार्ट बीट की रीडिंग वो अलग मीटर है, ये अलग मीटर है। मून साइन को आप माइंड में रखिए कि वो आपका, उससे आपका ये साल कैसे जाने वाला है। ओके। एक चीज और मैं पूछूंगी, लग्न और मून साइन लाइक चंद्र राशि, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे समझे जाते हैं कि अच्छा ये लग्न के हिसाब से अगर ये चीज है तो इंसान में ये गुण आएंगे या ऐसा होगा, और चंद्र राशि के है तो ये ऐसा होगा? देखिए लगन होती है आपकी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, और उसी से सारे ग्रह और घर जो है वो डिसाइड होते हैं कि मैरिड लाइफ ऐसी रहेगी, करियर ये बन सकता है, गेन्स होंगे कि लॉसेस होंगे, दशा वहीं से क्लियर उठती है मून के नक्षत्र से। जो मून साइन है वो आपका मन है। ओके। तो मन के हिसाब से आई वांट टू डू दिस, आई एस्पायर टू डू दैट, एम्बिशन, वो मून है। तो मून के हिसाब से ट्रांजिट आपको आपके मन के हिसाब से, मैंने कहा ना मन का हो तो अच्छा, तो मन का हो तभी अच्छा एक्चुअली। ओके। तो आपकी इच्छाएं पूरी करता है मन, हाँ। और आपका जो रियलिटी है वो है आपका एसेंडेंट, जो आपकी Okay. खुद की पर्सनालिटी है। यानी कि करियर वगैरह जो भी चीजें आती हैं लाइफ में, प्रोफेशनली हम जो भी जब करते आप हैं वो सब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप लग्न। देखते हैं वो हाँ। लगन से देखना चाहिए, जब आप Okay. गोचर के ट्रांजिट देखते हैं वो चंद्र से देखना चाहिए। अच्छा। तो हम अभी खाली चंद्र राशि देख रहे हैं, और मैं जो ठीक है। भी बताने जा रहा हूँ 12 राशियों के लिए, वो खाली अगर मैंने कहा किसी राशि का धन लाभ होगा और उसको लगता है कि नहीं उसको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि मिल जाए। किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे सेम राशि को, कैसे पता चलेगा? उसकी खुद की कुंडली में क्या चल रहा है, तो जन्म कुंडली आपकी क्या दशा चल रही है और क्या आपका पोटेंशियल, उसके हिसाब से आपको। अब मैंने कहा कि आपका धन लाभ होगा, अब वो सफाई कर रहा था, उसको कई 100 रुपए का नोट नीचे मिल गया, दबा हुआ, उसको धन लाभ हो गया। एक इंसान को अचानक करोड़ों रुपए कहीं से, मतलब उसको कहीं से एडवांटेज हो गया, तो वो धन लाभ उसका भी हुआ, लेकिन दोनों का लेवल अलग है। कैसे अलग है? उसकी ओरिजिनल जो उसकी खुद की जन्म कुंडली है उसके हिसाब से वो डिफाइन होता है। थैंक यू।